वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण रहने वाली है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए, बी, नमक कानून तोड़ने के लिए, सी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए, और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। कब शुरू किया था गांधी जी ने दांडी मार्च? तो यह चला था हमारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कब चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव, बी, लॉर्ड कर्जन, सी, लॉर्ड लिटन, और डी, जनरल ओ डायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जनरल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे पंजाब के अमृतसर में। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में महासभा चल रही थी तो निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिससे कि हजारों की संख्या में जो लोग थे मारे गए थे। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन, बी, सी, राजगोपालाचारी, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी, राजगोपालाचारी। यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? एक सेकंड। सी, राजगोपालाचारी हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे। हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। आगे देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने की जो अनुमति है किसके माध्यम से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, वित्त विधेयक, बी, धन विधेयक, सी, विनियोग विधेयक, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा विनियोग विधेयक के माध्यम से जो संसद में पेश किया जाने वाला विधेयक है, इसके संचित निधि से धन निकालने के लिए हमें विनियोग विधेयक के माध्यम से अनुमति लेनी होती है। आगे देखिए, उत्तर भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन
निम्न होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुपयुक्त जलवायु, बी सिंचित सुविधा का अभाव, सी संसाधनों की कमी और डी अनुपयुक्त भूमि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अनुपयुक्त भूमि। ऑप्शन नंबर ए अनुपयुक्त भूमि के कारण भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है या कम होने का मुख्य कारण है। छठवां देखिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट किस खनिज का वर्गीकरण है? ये कौन से खनिज के अंतर्गत आते हैं? ए लोहा, बी मैग्नीज, सी कोयला और डी हीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट ये सब कोयले के पार्ट हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो भारत में ये लिग्नाइट नाम का जो कोयला है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य आता है? तो वो आता है हमारा छत्तीसगढ़। उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारा होता है छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र ने, बी अशोक के पुत्र महेंद्र ने, सी कौटिल्य ने, डी बिंदुसार ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। आगे देखिए, संसद में पेश किया जाने वाला विधेयक कितने प्रकार का होता है? ए 2 प्रकार का होता है, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। बी 3 प्रकार का होता है, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी विधेयक। सी 1 प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक। और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार का, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। आगे देखिए, एक सेकंड। निम्न में से कौन सा ऐसा स्रोत नहीं है जिससे हम आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? कौन सा स्रोत ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? ए पुरातत्व विज्ञान, बी स्रोत, सी कविताएं, डी कहानियाँ। ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पुरातत्व विज्ञान। एक ऐसा स्रोत नहीं है जिससे हम आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य की मंत्रिपरिषद किसके समक्ष शपथ लेती है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि है? ए अवाचनीय, बी संस्कृत, सी फारसी, डी द्रविड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अवाचनीय। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अवाचनीय है। आगे देखिए, गुजरात राज्यों में स्थित काकरापार परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? ए साबरमती, बी माही, सी नर्मदा और डी ताप्ती। तो जो काकरापार परियोजना है वो हमारी ताप्ती नदी पर बनाई गई है। यह सूरत से 80 किलोमीटर दूर जो ताप्ती नदी है उस पर हमारी काकरापार परियोजना बनाई गई है। आगे देखिए, शून्यवाद माध्यमिक मत के प्रणेता कौन है? ए आर्यदेव, बी चंद्र कीर्ति, सी नागार्जुन, डी शांतिदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन ने शून्यवाद मत
को दिया था। उनके अनुसार ये जो संसार है पूरा शून्य है। ये बौद्धों की जो महायान शाखा थी उससे संबंधित थी। आगे देखिए, अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। ए कलिंग युद्ध से, बी उपगुप्त के आदेश से, सी मोगलीपुत्र के आदेश से और डी तीर्थाटन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। कब हुआ था ये हमारा कलिंग का युद्ध? तो ये हुआ था हमारा 261 ईस्वी में। आगे देखिए, किस स्थान पर विशेष वर्षा निर्भर होती है? ए पर्वतों की दिशा पर, बी समुद्र जल के बाष्पीकरण पर, सी ग्रीष्म की कठोरता पर और डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतों की दिशा पर वर्षा निर्भर करती है। आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है उस संबंधित है ए संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, बी संसाधनों के संरक्षण से, सी संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से और डी ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों के संरक्षण से सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है संबंधित है। सतत पोषणीय अवधारणा से तात्पर्य क्या है कि जो पर्यावरण में संसाधन है उनकी जो आपूर्ति है वो एक सीमित मात्रा में करें, जिससे कि हम उनको लंबे समय तक अपने उपयोग में ले सकें, उनकी आपूर्ति बनी रहे, उनको एक सीमित मात्रा में उपयोग में लाना। इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। संसाधनों के संरक्षण से यह अवधारणा संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आगे की क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।